Students, welcome back in your class. Our today's topic is valence electrons and valency. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बता दिया था और वैलेंसी भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में. टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, तो आपकी बुक में ये टॉपिक गिवन है वैलेंसी, तो आप पेज नंबर 50 निकाल लीजिए. ओके, तो मैं आपको साथ साथ रीड करके एक्सप्लेन करती जाऊंगी. ठीक है, तो पेज नंबर 50 पे आपका ये टॉपिक है वैलेंसी. ओके, तो वैलेंसी सबसे पहले होता क्या है. देखो, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी शेल्स में वो किस तरीके से होता है. ये होते हैं बीच में प्रोटॉन्स, सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं. न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. अब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. दैट्स व्हाई न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी शेल्स कहते हैं जिनको, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ओके, तो सपोज हमने देखा था कि ये क्या होता है, के शेल होता है. ओके, ये क्या होता है, एल शेल होता है. इसके बाद होता है कौन सा, एम शेल एंड सो ऑन. इस तरीके से के एल एम एन शेल होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो हमने सोडियम की बात की थी. सोडियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 1. 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, के शेल में होते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में. ये मैंने आपको कल सिखा दिया था. इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो मैं बात कर रही हूँ वैलेंसी की. तो सबसे पहले हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की. तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये है कि जब हम सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है. एल शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, एंड एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 1. तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसी को क्या कहा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, क्या कहा जाएगा इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में होगा उसी को क्या कहा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 3 हो, चाहे कितने भी हो, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, ये आपको क्लियर हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कि जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अब कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो एटम का क्या पार्टिसिपेट करता है, तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. देखो, ये क्या होता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा, सबसे पास वाला जो शेल होगा, जो के शेल है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. ओके, तो और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. कॉन्सेप्ट को समझना है. ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ओके, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो जो बीच में न्यूक्लियस है वो उसके अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उस पर क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा उस पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा लगेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर सेकंड वाला जो शेल है, कौन सा, एल शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो उससे कम होगा. ठीक है, तो इस
केस के थ्रू हम क्या समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा पास होगा न्यूक्लियस के शेल उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा दूर होता रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम अर्थ के साथ भी ले सकते हैं कि अर्थ क्या एक प्लैनेट है, ठीक है। अर्थ क्या करता है, सभी ऑब्जेक्ट्स पर, सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब पे क्या करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ठीक है। हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं वो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब एस्ट्रोनॉट की बात करते हैं कि वो जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में आसानी से रहते हैं, वो क्यों रहते हैं आसानी से, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करता, ठीक है, अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितना दूर सेल होगा, जो एनर्जी लेवल होगा ना, उतना ही अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो जो बाहर वाला जो शेल होता है ना, जैसे आउटर मोस्ट शेल की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा। मतलब ये वाला पहला वाला जो शेल है वो इस वाले से पास में है ना, तो उसके अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और जो दूर है उस पर अट्रैक्शन कम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। क्या कह रही हूं मैं, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो लूजली बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो उचक के बाहर आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शन में जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। आई रिपीट कि जो बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आसानी से पार्टिसिपेट कर लेते हैं निकलकर, क्योंकि वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं। न्यूक्लियस के साथ उसका जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट? ओके, इसके बाद जो आपका है वो है आपका टॉपिक, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वैलेंसी क्या होगी, अब आपको मैं वैलेंसी समझा देती हूँ। वैलेंसी क्या होती है, देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक पॉइंट रहता है। देखो क्या लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है ना, जो अभी तक हमने पढ़ी थी थर्ड चैप्टर में, कि हाइड्रोजन पे +1 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन पे 2- होता है, तो ये जो वैलेंसी है ये कौन डिसाइड करता है, तो ये जो वैलेंसी है ना, ये और कोई नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करते हैं, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। देखो अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। Z होता है, Z को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, Z इज नथिंग एटॉमिक नंबर, ओके। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन K शेल। इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां पर फिल करेंगे, सबसे पहले वाले शेल में। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पहला वाला शेल कौन सा होता है, K शेल, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास वो कहां पर फिल करेंगे, K शेल में, ठीक है। दिस इज ओनली शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन, हेंस K शेल इज द वैलेंस शेल एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। मतलब ये है कि सिर्फ एक ही शेल है इसके पास, K शेल, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है। तो इसका जो वैलेंस शेल कहलाएगा वो कौन सा शेल है, इसका जो वैलेंस शेल है वो कोई नहीं, K शेल है, ठीक है। K शेल ही इसका क्या है, वैलेंस शेल, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं, 1, ठीक है। मतलब K शेल ही इसके पास एक शेल है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो इसकी वैलेंसी हो गई वो क्या हो गई, 1, ठीक है। क्या हो गई, 1, ओके। तो जो वैलेंसी है वो किसने डिसाइड की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने। इसको और भी अच्छे से समझेंगे आगे, और एग्जांपल्स आएंगे जब, ठीक है। इसके बाद आपका
बुक में जो लाइंस गिवन है उसको भी रीड कर लेते हैं। देखो, फ्रॉम द बोर-बरी स्कीम we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन। हमने बोर-बरी स्कीम में रूल्स पढ़े थे कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। It was observed that the atoms of elements having a completely filled outermost shell show little chemical activity। ठीक है। In other words, their combining capacity or valency is 0। इसका मतलब क्या है कि जो completely filled होते हैं ना, जो outermost shell completely filled होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और उनकी जो वैलेंसी होती है, इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी में कुछ नहीं कह रही हूँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? वही है जो वैलेंसी है। वैलेंसी को ही कहते हैं हम कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्यों कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी? क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना। मैंने अभी बताया था आपको कि जो बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वही बाहर निकल के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है ही नहीं, मतलब आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसको बाहर निकलने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? समझ रहे हो? सपोज कि ये के शेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ये एल शेल है। ओके, अगर इसमें कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, ठीक है, और इसमें कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, ठीक है, तो इसको ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत पड़ेगी ना किसी को देने की, क्योंकि ये तो स्टेबल है ना। जरूरत कब पड़ती है? जब वो अनस्टेबल होता है। तो ये तो कम्प्लीटली स्टेबल है, तो ना किसी को देगा ना किसी से लेगा। तो जब देगा ही लेगा नहीं, तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा? समझ में आ रहा है? सॉरी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और उनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि सारे तो फिल्ड है, जरूरत ही नहीं है किसी से लेने की ना देने की। तो वैलेंसी क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है। सॉरी। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। आगे क्या है? इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। ठीक है, ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट। और ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है? वो होते हैं इनर्ट एलिमेंट। अब इनर्ट एलिमेंट क्या होते हैं? सब आपकी बुक में 1 to 20 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, 1 to 20 एलिमेंट्स दे रखे हैं, मैंने आपको कल बता दिया था। इसमें अभी मैंने बताया ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जो ऑर्बिट होते हैं ना वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं? जैसे हीलियम, न्यूक्लियस है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले हम कहाँ फिल करते हैं? के शेल में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? के शेल से। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, के शेल में भी 2 ही आते हैं, तो ये फिल हो गया। अब इसको एक्स्ट्रा शेल की जरूरत नहीं है, ना किसी को लेने की ना किसी को देने की। तो ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। ओके। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरा जो एलिमेंट है, एक तो हीलियम हो गया जो कि कंप्लीटली फिल्ड होता है, और ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट, जिसको ना किसी से शेयरिंग की जरूरत होती है, ना इलेक्ट्रॉन्स की गेन करने की जरूरत होती है, ना लूज करने की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर्ट एलिमेंट। तो दूसरा आपका जो है वो है आपका नियॉन। क्या है? नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 2 8। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और एल में तो 8 ही होने चाहिए 2n² रूल के हिसाब से। ठीक है, तो इसका भी जो ऑक्टेट है और जो डुप्लेट है वो क्या है? कंप्लीट है। अब ऑक्टेट और डुप्लेट क्या है? डुप्लेट कहा जाता है जिसमें
2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट कहा जाता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों ही कंप्लीट है। ठीक है, तो ये भी कैसा एलिमेंट है, इनर्ट एलिमेंट, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। समझ में आ गया। अब वैलेंसी क्या है इसको पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट so as to complete its octet or duplet in case of element having only k shell in is called valency of the element। समझ में आ रहा है। देखो क्या लिखा है, the number of electrons gained, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का केस, ये डुप्लेट का केस सिर्फ किसके लिए है, के शेल के लिए है। मतलब के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके आगे एल एम एन सब में तो कितने होने चाहिए, 8 मैक्सिमम होने चाहिए। तो डुप्लेट का जो केस है वो सिर्फ के शेल के लिए है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग ओनली के शेल। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट में, तो क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, किसी से लेना देना क्यों करेगा वो, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, अगर किसी के एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जैसे हमने क्लोरीन की बात की थी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इसका जो ये वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेगा, 7 अपने दे तो सकता नहीं है। ठीक है, उसके लिए बहुत मुश्किल है देना 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेगा, किसी से लेने की कोशिश करेगा, किसी से क्या करेगा, गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, या अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है उसके पास, या तो किसी से लेना या शेयर करना। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, या तो गेन करेगा या शेयर करेगा, लूज तो कर नहीं सकता इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट एंड शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। समझ में आ गया वैलेंसी की डेफिनेशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे।